सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण चैप्टर सीखने के लिए एवं सीखने का मूल्यांकन, इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। इसके मुख्य मुख्य बातों को आज हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि क्या है सीखने के लिए एवं सीखने का मूल्यांकन। इसके पिछले वीडियो में पिछले 9 चैप्टर आप लोग कर चुके हैं। ये आपका बाल विकास का 10वां चैप्टर है। इसी तरह हम लोग प्रतिदिन एक अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे और जब सभी चैप्टर हम लोग देख लेंगे तो हम लोग MCQ क्वेश्चन, इसको प्रश्न क्वेश्चन सेट हल करेंगे। देखिए, अब हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। चूँकि शिक्षा का संबंध बच्चे के सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास कहने का क्या मतलब है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास कहने का मतलब है कि बच्चे का शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास एवं भावनात्मक आदि से है। समझ गए? बच्चे का सर्वांगीण विकास कहने का क्या मतलब हो गया कि बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं मानसिक सभी विकास होना चाहिए। इसलिए बच्चे के विकास के लिए सभी पहलुओं को आके जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में हम बच्चे को पूरे रूप में नहीं आंकते, बल्कि विशिष्ट क्षेत्रों में केवल उसकी शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं। कहने का अर्थ है कि वर्तमान समय में हम बच्चों में पूरे सभी रूप पर अपना ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि क्या देखते हैं कि उनकी शैक्षिक उपलब्धियां क्या है, उसी का मूल्यांकन हम लोग करते हैं। हम शिक्षार्थी का मूल्यांकन बुनियादी रूप से उसके परीक्षा परिणामों के आधार पर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे जो परीक्षाओं में, परीक्षा परिणाम में जो भी उनके अंक आते हैं, जो मार्क्स आते हैं, उसी के आधार पर हम लोग बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो ऐसा ना हो, अब एक एक मूल्यांकन पर हम लोग ध्यान देंगे। अभी पहला है आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन। देखिए, विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या है। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। जैसे जो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है, वो शिक्षा बोर्ड द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसके विपरीत ये एक स्कूल स्तर पर किए जाने वाला मूल्यांकन है। यह मूल्यांकन विद्यालय द्वारा विकसित अनुसूची एवं बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार शिक्षकों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा किया जाता है। यद्यपि यह मूल्यांकन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जाता रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इस प्रणाली में कुछ त्रुटियां आ गई है, कुछ दोष आ गए हैं। तो क्या क्या दोष हो सकते हैं, इन दोषों को, इन त्रुटियों के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग कारण भी इसका देखते हैं। पहला है मूल्यांकन के स्थान एवं शिक्षा की प्रक्रिया में इसके महत्व के बारे में अध्यापकों की गलत धारणा। ठीक है, मूल्यांकन का जो स्थान होता है एवं शिक्षा की जो प्रक्रिया है, इसके महत्व के बारे में अध्यापकों की जो धारणा है वो गलत है। दूसरा हो सकता है बाह्य परीक्षा की प्रथा का अनुकरण, जो सामान्य रूप से सत्र के अंत में ली जाती है। जैसे जो भी परीक्षाएं होती है उस सत्र समाप्ति के बाद होती है, तो उसी का हम लोग अनुकरण करके विद्यालय में भी उसी तरह का हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं। वर्तमान दौर में मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली में मूल्यांकन के प्रयोजन का केंद्र बिंदु बदल गया है। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि मूल्यांकन की जो विद्यालय आधारित प्रणाली है उसमें मूल्यांकन के प्रयोजन का जो केंद्र बिंदु है वो बिल्कुल अंतर आ गया है, बदल गया है। अब इसमें तत्परता परीक्षण, विकास की जांच परख, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षेत्रों में
कार्य निष्पादन का बार बार सुनियोजित एवं प्रभावकारी तरीके से मूल्यांकन किया जाना शामिल है। ये वर्तमान दौर की बात हो रही है। अन्य शब्दों में हम कहें तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यांकन होता है। ठीक है, यह सही मायने में शिक्षार्थी के सर्वतोमुखी विकास का सूत्रपात करता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन से क्या होता है, बच्चों का सर्वमुखी यानी सब दृष्टिकोण से उसका विकास हो जाता है। यह विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। यह बाल केंद्रित होता है क्योंकि यह विकास के वैयक्तिक रूप की स्वरूप की दृष्टि से विद्यार्थी को एक अद्वितीय अस्तित्व मानता है। ठीक है, बाल केंद्रित कहने का क्या मतलब होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालक को, बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा प्रदान करें, बच्चे उसमें भाग लें, बच्चे अपने अनुरूप शिक्षा प्राप्त करें, वो आपका बाल केंद्रित शिक्षा है। यह अपनी शिक्षा के पहले से निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी का एक अलग व्यक्तित्व के रूप में अन्य शिक्षार्थियों की तुलना में केवल उसकी स्थिति के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे की अपनी वैयक्तिक योग्यताओं, प्रगति और विकास के आधार पर निर्माण करता है। क्या? विद्यालय आधारित मूल्यांकन। समझ में गए आप लोग कि जो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है उसमें क्या होता है, प्रत्येक बच्चे की अपनी वैयक्तिक योग्यताओं, प्रगति और विकास के आधार पर निर्माण करता है। एक बार मैं फिर से सलाह दे दूं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको गहराई से समझने की ज़रूरत है। इसको आप याद करके और रट करके इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसको आराम से 2 बार 3 बार सुनिए, आराम से इसको सुनकर समझकर आप इसको कर सकते हैं। अब है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या खास बात है विद्यालय आधारित मूल्यांकन में, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब पहले देखिए कि विद्यार्थी से संबद्ध विशेषताएं क्या क्या है। बच्चों से जो रिलेटेड जो भी विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला है, यह पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और सतत होता है। जो पारंपरिक प्रणाली पहले चलती आ रही है उससे कहीं अधिक ये विस्तृत भी है, अधिक व्यापक भी है और सतत भी है। दूसरा है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका मुख्य लक्ष्य है शिक्षार्थी को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर उन्मुख करने में सहायता देना। ठीक है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य है शिक्षार्थी को, बच्चों को, छात्रों को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर उन्मुख करने में सहायता देना। तीसरा है, यह भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। तो ये आपका हो गया विद्यार्थी से संबंध विशेषताएं। ठीक है, चौथा भी है, देखिए और आगे पॉइंट है। चौथा है, यह अधिक पारदर्शी, भविष्यात्मक और शिक्षार्थियों, अध्यापकों और माता पिता के बीच सहयोजन की अधिक गुंजाइश मुहैया कराने वाला होता है। फिर से हम पढ़ देते हैं, यह अधिक पारदर्शी, भविष्यात्मक और शिक्षार्थियों, अध्यापकों और माता पिता के बीच सामंजस्य की अधिक गुंजाइश मुहैया कराता है। क्या? विद्यालय आधारित मूल्यांकन। पांचवा है, यह शिक्षार्थी को अपनी क्षमता का बेहतर तरीके से उपयोग करने में सहायता देता है। शिक्षार्थी अपनी क्षमता के अनुसार वो जो काम करते हैं उनको और बेहतर करने से और उसको बेहतर करने के तरीकों को ये सहयोग देता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अब हम लोग देखेंगे
कि अध्यापक से संबंध क्या क्या विशेषताएं हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन में शिक्षार्थियों से संबंधित विशेषताएं हम लोग जाने। अब हम देखेंगे कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में अध्यापक से क्या क्या संबंधित विशेषताएं हैं। तो विद्यालय आधारित प्रणाली में अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित बातें जानने का अवसर मिलता है। अब देखिए कि जब विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है तो शिक्षकों को, अध्यापकों को, टीचर्स को अपने बच्चों के बारे में क्या क्या बातें जानने का मौका मिलता है। पहला है कि बच्चे क्या सोचते हैं। शिक्षक ये जान पाते हैं कि बच्चे सोचते क्या हैं। दूसरा है बच्चे क्या महसूस करते हैं। तीसरा है उनकी रुचियां और प्रवृत्तियां क्या है। चौथा है इकट्ठा सीखने में बच्चों को किस प्रकार की कठिनाइयों अथवा सीमाओं का सामना करना पड़ता है। पांचवा है यह विद्या अध्यापकों को ऐसे तरीकों को ढूंढने के लिए पैनी दृष्टि प्रदान करता है जो अलग अलग शिक्षार्थियों के लिए अपनी समस्याओं और कठिनाइयों के समाधान में सहायक सिद्ध होते हैं। तो आप लोग देखें अध्यापक से संबंधित क्या क्या विशेषताएं होती है इस विद्यालय आधारित मूल्यांकन में। इसमें शिक्षक यह जान पाते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी रुचि कैसी है, उनकी कौन कौन सी कठिनाई है, सभी को एक साथ पढ़ाने में क्या दिक्कत है। तो ये सब हम जान पाते हैं, शिक्षक जान पाते हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन होने से। अब हम लोग देखने वाले हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE क्या है। आप लोग बहुत दिनों से CCE के बारे में आप जान रहे थे, CCE के बारे में सुन रहे थे, और अब हम लोग जानेंगे विस्तार से अभी कि CC क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। CCE का मतलब हो गया कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे कम से कम एक प्रश्न तो गुंजाइश एग्जाम में होती है, क्योंकि हम लोग सभी शिक्षक हैं और विद्यालय में इन सभी चीज़ों का हम लोग अभी फॉलो करते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड भी प्रश्न परीक्षाओं में आ सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली के बारे में है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। मतलब CCE का मतलब है कि बच्चों के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान देना। ये आपका CCE हो जाएगा, बच्चों के विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान देना। सतत शब्द का क्या मतलब है। सतत शब्द का उद्देश्य इस बात पर बल देना है कि बच्चों की जो समृद्धि और विकास है कि अभिज्ञात पहलुओं का मूल्यांकन एक घटना होने के बजाय एक सतत प्रक्रिया है। कंटिन्यूअसली हम इसको जाने, एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस प्रक्रिया है जो अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर निर्मित है और शैक्षिक सत्र की समूची अवधि में फैली होती है, इसलिए इसको बोला गया है सतत। ठीक है, सतत का मतलब होता है कि समृद्धि और विकास, बच्चों की समृद्धि और विकास के ऐसे पहलुओं का मूल्यांकन जो कंटिन्यूअसली हम करें, और यह जो प्रक्रिया है वो शैक्षिक सत्र की पूरी अवधि में होती रही, इसी को हम लोग सतत बोलेंगे। सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार मूल्यांकन हम लोग करते रहते हैं। और व्यापक क्या है, तो व्यापक का अर्थ है कि यह योजना विद्यार्थियों की समृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को समाहित करने का प्रयास। ठीक है, व्यापक में क्या होता है कि विद्यार्थियों की समृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को समाहित करने का प्रयास। चूँकि योग्यताएं, अभिवृत्तियां और अभिरुचियां आपको लिखित शब्दों से भिन्न अन्य रूपों में प्रकट करती है, इसलिए इस शब्द में
विभिन्न प्रकार के साधनों और तकनीकों जैसे परीक्षण और गैर परीक्षण के उपयोग और शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के विकास को आंकने के लक्ष्यों का उल्लेख किया जाता है। मतलब व्यापक कहने का मतलब हो गया कि एक बड़े पैमाने पर जिसमें हम बच्चों के सभी शैक्षिक के साथ साथ उसके साथ शैक्षिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनका भी मूल्यांकन हम लोग करें, उनके भी सभी चीज़ों पर हम अपनी नज़र रखें। तो जैसे कि इसमें मान लीजिए ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन, देखिए सभी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक पाठ्यचर्या संबंधी पहल है जिसमें परीक्षण के स्थान पर संपूर्णवादी शिक्षा प्राप्ति पर जोर दिए जाने का प्रयास किया जाता है। एक बार फिर से सुने आप लोग ध्यान से। मैं बहुत साफ और बहुत शुद्ध रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कर दे रहा हूं ताकि आप चाहें तो अगर मोबाइल स्क्रीन नहीं भी देख पा रहे तो आप ईयरफोन लगाकर आराम से सुने, आपको समझ में आएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक पाठ्यचर्या संबंधी पहल है जिसमें परीक्षण के स्थान पर संपूर्णवादी शिक्षा प्राप्ति पर जोर दिए जाने का प्रयास किया जाता है। इसका लक्ष्य अच्छे स्वास्थ्य, उपयुक्त कौशलों एवं वांछनीय गुणवत्ता वाले और इसके अलावा शैक्षिक उत्कृष्टता वाले अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है। सतत एवं व्यापक फिर से पढ़ देते हैं हम। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य है अच्छे स्वास्थ्य, उपयुक्त कौशलों और वांछनीय गुणवत्ता वाले और इसके अलावा शैक्षिक उत्कृष्टता वाले अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। अब देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य हम लोग अब जानेंगे। पहला है संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और प्रभावकारी कौशलों का विकास करने में सहायता देना। फिर से पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और प्रभावकारी कौशलों का विकास करने में सहायता देना। दूसरा है चिंतन की प्रक्रिया पर जोर देना और कंठस्थ करने पर बल न देना। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है चिंतन की प्रक्रिया पर जोर देना और कंठस्थ करने पर बल न देना। तीसरा इसका उद्देश्य है मूल्यांकन को अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। यह आपका तीसरा हो गया, मूल्यांकन को अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। चौथा है मूल्यांकन का उपयोग नियमित निदान एवं उसके बाद उपचारात्मक अनुदेश के आधार पर शिक्षार्थियों की उपलब्धियों और अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की कार्यनीतियों में सुधार करने के लिए करना। ठीक है। पांचवा है कार्य निष्पादन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए मूल्यांकन का उपयोग एक गुणवत्ता नियंत्रण साधन के रूप में करना। ठीक है, ध्यान से इसको आप लोग 1 से 2 बार सुनेंगे क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर हम लोग को कंप्लीट करना है तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप एक चैप्टर कंप्लीट पूरा करेंगे। बीच में छोड़ने से एक लय, एक चैप्टर के अंदर जो भी बातें होती है उसके लय को हमको बरकरार रखना है। अब देखिए अधिगम का मूल्यांकन, ये क्या है? अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के मूल्यांकन में उपलब्ध प्रमाणों के साथ कार्य करना शामिल है। अधिगम के मूल्यांकन में क्या है? उपलब्ध प्रमाणों के साथ कार्य करना शामिल है जो स्टाफ और व्यापक मूल्यांकन समुदाय को विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करने और इस सूचना का अनेक तरीकों से इस्तेमाल करने में समर्थ बनाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बिल्कुल। अब देखिए मूल्यांकन के 2 स्तर हैं। एक है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एक है सारांशात्मक मूल्यांकन जिसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, जो कि हम लोग स्कूल में एफए और एसए का एग्ज़ाम जो लेते हैं कि एफए मूल्यांकन है, एसए मूल्यांकन है, तो
फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। अब देखिए, पहला है रचनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन को सीखने अधिगम का मूल्यांकन भी कहा जाता है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन को सीखने का अधिगम का मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसका उपयोग अध्यापक द्वारा विद्यार्थी की प्रगति को एक ऐसे वातावरण में मॉनिटर करने के लिए किया जाता है जो घबराहट पैदा करने वाला ना हो और प्रोत्साहन देने वाला हो। बच्चों में घबराहट पैदा न करे कि एग्जाम है, और प्रोत्साहन भी दे। इसमें विद्यार्थी को नियमित प्रत्युत्तर मुहैया कराना और उसे अपने कार्य निष्पादन पर विचार करने, सलाह प्राप्त करने और उसमें सुधार करने का अवसर प्रदान करना शामिल है। समझ पा रहे बिल्कुल कि इसमें विद्यार्थी को नियमित प्रत्युत्तर मुहैया कराना, सलाह प्राप्त करना और उसमें सुधार करने का अवसर प्रदान करना है। इसमें विद्यार्थियों को स्वमूल्यांकन करने का अवसर मिलता है और अपने समकक्षों का मूल्यांकन करने की जो कसौटियाँ होती है उसको भी तय करने का अवसर मिलता है। यदि इसे प्रभावकारी रूप से उपयोग में लाया जाए तो यह बच्चे के आत्मसम्मान को बढ़ाते हुए और अध्यापक के कार्यभार को घटाकर विद्यार्थी के कार्य निष्पादन में जबरदस्त सुधार लाता है। क्या? रचनात्मक मूल्यांकन। अब जानेंगे रचनात्मक मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, अभी हम लोग और इसको देखेंगे अच्छे ढंग से, इसको कम लेना है। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं: यह नैदानिक एवं उपचारात्मक है। दूसरा, यह प्रभावकारी प्रत्युत्तर की व्यवस्था करता है। तीसरा, यह विद्यार्थियों को स्वयं अपनी शिक्षा प्राप्ति में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। चौथा, यह अध्यापकों को मूल्यांकन के परिणाम को ध्यान में रखते हुए उन्हें अध्यापन को समायोजित करने में समर्थ बनाता है। तो ये 4 विशेषताएं आप लोग जाने। अगर आप सुन के याद कर रहे हैं तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि यह नैदानिक एवं उपचारात्मक होता है, यह प्रभावकारी प्रत्युत्तर की व्यवस्था करता है, यह विद्यार्थियों को स्वयं अपनी शिक्षा प्राप्ति में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए मंच उपलब्ध कराता है और यह अध्यापकों को मूल्यांकन के परिणाम को ध्यान में रखते हुए उनके अध्यापन को समायोजित करने में समर्थ बनाता है। ये आपका हो गया रचनात्मक मूल्यांकन। अब हम लोग देखेंगे सारांशात्मक मूल्यांकन क्या है। तो यह जो मूल्यांकन है वो शिक्षा पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर किया जाता है। मतलब शिक्षा का पाठ्यक्रम से इसको कोई मतलब नहीं है। सारांशात्मक मूल्यांकन यह मापता है कि विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम से क्या सीखा है। मतलब इसका भी जो मूल्यांकन है वो पाठ्यक्रम के समाप्त होने का कहने का मतलब है कि ये तो पाठ्यक्रम से ही रहेगा, लेकिन जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है तब हम लोग ये देखते हैं कि विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम से क्या क्या सीखा। यह मुख्य रूप से एक श्रेणीकृत परीक्षण होता है, अर्थात इसमें एक पैमाने के अनुसार अथवा ग्रेडों के एक सेट के अनुसार अंक दिए जाते हैं। जैसा अंक वैसा ग्रेड, जैसा मार्क्स वैसा ग्रेड। वह मूल्यांकन जो मुख्यतः सारांशात्मक प्रकृति का होगा, अपने आप में बच्चे की समृद्धि और उसके विकास का कोई संगत एवं युक्ति संगत पैमाना नहीं होगा। अधिक से अधिक यह एक समय विशेष पर उपलब्धि के स्तर को प्रमाणित करता है। अब देखिए, हम लोग विशेषता भी इसका जाने कि सारांशात्मक मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं है। पहला है शिक्षा प्राप्ति का निर्धारण। दूसरा है सामान्य रूप से विद्यार्थियों द्वारा किसी यूनिट अथवा सेमेस्टर के समाप्त होने पर उसका सारांश प्रदर्शित करना। तीसरा है इस मूल्यांकन के तरीके में अधिकतर विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन परंपरागत तरीके से करना होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? सबमेटिव, फॉर्मेटिव। अब हम लोग देखेंगे अधिगम के मूल्यांकन की विशेषताएं।
अधिगम के मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला है, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। दूसरा है, सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। तीसरा है, सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। चौथा है, अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन के साथ तुलना की जाती है। पांचवा है, इसके पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नज़र डाला जाता है। तो ये आपका हो गया अधिगम के मूल्यांकन की विशेषताएं। अब देखिए, हम लोग देखेंगे अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के कौन कौन से मानदंड हैं। पहला है, वे युक्ति संगत होते हैं, ठोस मानदंडों पर आधारित। दूसरा है, वे विश्वसनीय होते हैं, मूल्यांकन और पद्धति का सही होना। तीसरा है, वे तुलनीय होते हैं, जब उनकी तुलना अन्य विभागों अथवा विद्यालयों में हुई जांच परख से की जाती है तो वे ठीक पाए जाते हैं। अब देखिए, अधिगम के मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य हैं। अधिगम के मूल्यांकन के, अधिगम के मूल्यांकन का सार यह है कि सारांशात्मक मूल्यांकन को किसी विशेष समय पर विषय वस्तु के मानदंडों की तुलना में विद्यार्थी की शिक्षा को मापने का एक साधन समझा जाए। फिर से सुने आप लोग, अधिगम के मूल्यांकन का सार यह है कि सारांशात्मक मूल्यांकन को किसी विशेष समय पर विषय वस्तु के मानदंडों की तुलना में विद्यार्थी की शिक्षा को मापने का एक साधन समझा जाए। अब देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। पहला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत पहलू के तहत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। फिर से देखिए, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत पहलू के तहत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है, निरंतरता का अर्थ है शिक्षा के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निर्धारण या स्थापन मूल्यांकन और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन, जो मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग करके अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, नियतकालिकता का अर्थ है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, जो यूनिट या अवधि के समाप्त होने पर बार बार किया जाता है। ये होता है कि इसमें सारांशात्मक में। चौथा पॉइंट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक संघटक बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वोन्मुखी विकास के निर्धारण का ध्यान रखता है। इसमें विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल होता है। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ध्यान अभी नहीं दें। पहले इसी तरह के सब्जेक्टिव को अच्छे ढंग से सभी चैप्टर कंप्लीट कर लें, क्योंकि कहाँ से कौन ऑब्जेक्टिव इसमें आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ध्यान से इसको पूरा करना है। पांचवा पॉइंट है, शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र अथवा विषय सापेक्ष क्षेत्र शामिल होते हैं, जबकि सह शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल, सहपाठ्यचर्या, अभिवृत्तियां और मूल्य शामिल होते हैं। ठीक है, ये था विशेषताएं। अब देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, विचार एवं व्यवहार। अध्यापन शिक्षा प्रक्रिया में मूल्यांकन से शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं का ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई किसी क्षेत्र में कमजोर है तो नैदानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उपचारिक उपाय अपनाने चाहिए, जिससे कि जो जिस क्षेत्र में कमजोर है उससे उसका सुधार किया जा सके। सतत मूल्यांकन समय समय पर बच्चे, अध्यापकों और माता पिता को उपलब्धि के बारे में जागरूक बनाने में
सहायता देता है। यदि उपलब्धि में कोई कमी हुई हो तो वे उसके संभावित कारणों की जांच कर सकते हैं और शिक्षा के उस क्षेत्र में जिसमें अधिक जोर देने की आवश्यकता हो, उपचारी उपाय कर सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य जोर विद्यार्थियों की निरंतर संवृद्धि और उनके बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने पर होता है और इसलिए यह विद्यार्थी की केवल शैक्षिक उपलब्धियों को आंकने तक सीमित नहीं होता। इस मूल्यांकन का उपयोग शिक्षार्थियों को अन्य कार्यक्रमों के लिए अभिप्रेरित करने, सूचना प्रदान करने, प्रत्युत्तर की व्यवस्था करने और शिक्षा प्राप्ति में सुधार करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने और शिक्षार्थी के विवरणों की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करने के एक साधन के रूप में किया जाता है। अब देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं। पहला कार्य है, यह अध्यापक को प्रभावकारी कार्यनीतियां आयोजित करने में सहायता करता है। दूसरा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को नियमित रूप से आंकने में सहायता देता है। तीसरा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन अभिरुचियों और प्रवृत्ति वाले क्षेत्र को अभिज्ञात करता है। यह अभिवृत्तियों और मूल्य प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में सहायता देता है। चौथा है, यह विषयों, पाठ्यक्रमों और जीवन वृत्तियों के चुनाव के बारे में भविष्य के लिए फैसला करने में सहायता देता है। और पांचवा पॉइंट है, यह शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना या रिपोर्ट देता है और इस प्रकार शिक्षार्थी की भावी सफलताओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता देता है। ठीक है दोस्तों, आज का ये मेरा चैप्टर 10वां जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में घंटी होगा उसको टच करना है और टच करके ऑल को टच कर देना है। इससे ये होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7858839309 पर मैसेज करें। आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। फिर से मेरा व्हाट्सएप नंबर जान लीजिए 7858839309। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ इसी तरह के आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।